26 घंटे से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता बताए जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री की तलाश की जा रही है। 26 घंटे से हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं चल पाया है। रांची से दिल्ली तक ईडी की छापेमारी भी चल रही है। हेमंत सोरेन के दिल्ली घर पर, दिल्ली आवास पर ईडी टीम कल से मौजूद है और लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन इस बीच कहां है। और 26 घंटे से कोई पता नहीं है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का, तो क्या इसकी वजह है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कहां हैं, कहां लापता हो गए, कहां गायब हो गए हेमंत सोरेन? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी हेमंत सोरेन के शांति निकेतन आवास पर। उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन वहां मिलेंगे। लगातार तफ्तीश की जाती रही, उनके घर को सर्च किया गया, वहां से कई अहम दस्तावेज जो कि जमीन घोटाले से जुड़े हुए थे वो जब्त किए गए। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल देर रात तक ईडी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात होती रही, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई भी सुराग जांच एजेंसी के हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि कल देर रात एक बार फिर ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची। उनके घर के बाहर एक BMW कार खड़ी हुई थी। बताया जाता है कि इस गाड़ी को हेमंत सोरेन का परिवार दिल्ली जब वो आता था, वो इस्तेमाल करता था, तो उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पहले उस गाड़ी में से कुछ पेपर, कुछ डॉक्यूमेंट थे जो कि जब्त किए गए। उसके बाद फिर ईडी अपने साथ उस गाड़ी को भी लेकर वहां से निकल गई। लेकिन अभी जो सुबह हमारी बात हुई, अभी भी वही ढाक के 3 पात है। उसके बारे अभी हेमंत सोरेन के बारे में जांच एजेंसी के हाथ अभी भी कोई भी सुराग नहीं लगा है। हालांकि हमारे सूत्र जो हमें बता रहे कि हेमंत सोरेन सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है दोपहर तक वो उसमें कामयाब भी हो जाए और वहीं पर बाकायदा वो अपनी जो पार्टी के जो नेता हैं और साथ ही जो उनके करीबी हैं उनके साथ एक बैठक करें। लेकिन ईडी के अधिकारी को कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर आपने दी है। जहां 26 घंटे से लापता बताए जा रहे थे हेमंत सोरेन, उनको लेकर हमारे सहयोगी ने इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर दी है कि सड़क के रास्ते अब झारखंड पहुंचने की कोशिश में है हेमंत सोरेन। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर TV9 पर, जहां रांची में आज होने वाली महागठबंधन विधायकों की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। सीएम आवास पर बुलाई गई विधायकों की मीटिंग और बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां महत्वपूर्ण है कि सीएम आवास पर आज विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है और बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करेंगे। तो सीएम आवास में विधायकों की ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। हालांकि 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। आपको बता दें, कल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे हेमंत सोरेन, इसलिए 26 घंटे से लापता हेमंत सोरेन को लेकर यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कहां गायब हो गए हैं हेमंत सोरेन। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि किस तरीके से अब सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचने वाले हैं हेमंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क रास्ते, जैसा कि जितेंद्र जानकारी दे रहे थे, सड़क के रास्ते झारखंड जाया जा रहा है हेमंत सोरेन की तरफ से। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईडी की टीम ट्रैक कर रही है, क्या जांच एजेंसियां उनके मूवमेंट की ट्रैक कर रही है, ये बड़ा सवाल है। सड़क रास्ते जो जानकारी दी गई है जितेंद्र शर्मा की ओर से कि झारखंड जाने की तैयारी की जा रही है हेमंत सोरेन की तरफ से। उस पीछे एक और बड़ी खबर यह है कि जेएमएम बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रही है कि चुने हुए सीएम को प्रताड़ित किया जा रहा है। हेमंत सोरेन भगौड़े नहीं, इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? तानाशाही हो रही है? आदिवासी होना गुनाह है क्या? यह आदिवासी का अपमान है, पूरे झारखंड का अपमान है। चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोटस से बचाना है। सीएम कहां है बता नहीं सकते, जल्द हमारे बीच होंगे। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। बहुत महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस है क्या? खरीद फरोख्त। हमको उससे भी बचना है, बचाना है।
इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां महागठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस की अहम बैठक है और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से बैठक हो सकती है। आपको बता दें दोपहर 2 बजे होने वाली है महागठबंधन की बैठक। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, बड़ी खबरें हमारे पास है और इस बारे में और डिटेल जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश। बताएं। देखिए, झारखंड में सियासी उलटफेर के बड़े संकेत मिल रहे हैं। ये कानूनी पहलू है कि ईडी किस तरीके से दिल्ली में ढूंढ रही है और दिल्ली जाकर हेमंत सोरेन गुम हो गए हैं, उन्हें ईडी तलाशती रही है। और अब सूचना ये है कि हेमंत सोरेन महागठबंधन की जो बैठक होने जा रही है उसकी अध्यक्षता करेंगे और सड़क मार्ग से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है सुरभि, वो ये कि हेमंत सोरेन न सिर्फ अपने सीएम हाउस पहुंच रहे हैं रांची में, बल्कि तमाम विधायकों को, जो जेएमएम के तमाम विधायक हैं 30 विधायक, उन सभी विधायकों को बैग एंड बैगेज सीएम हाउस में पहुंचने को कहा गया है और उन्हें वहां रात गुजारनी पड़ेगी, दिन गुजारनी पड़ेगी और वो तब तक जब तक हेमंत सोरेन को ये नहीं लगता है कि उनके विधायक सब एकजुट हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां उलटफेर जो अभी बिहार में हुआ है कुछ उसी तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को भी अपने 17 विधायकों को लेकर, लिहाजा वो अपने विधायक दल की बैठक भी कर रहे हैं, वो अपने विधायकों को समेटे रहे। और संकेत ये भी नजर बना के रखिए, 11 बजे भी बैठक है, फिर दोपहर 2 बजे भी महागठबंधन की बैठक है। इस बीच जैसा कि रुपेश बता रहे थे, झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। हम झारखंड आ रहे हैं, हेमंत सोरेन को समन भेज दिया गया है। बीजेपी राहुल की न्याय यात्रा से डरी हुई है। जयराम रमेश की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया, ये मोदी सरकार की नीति है, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। ये तो सब मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया, तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड में आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। तो आपने जयराम रमेश को सुना, उन्होंने कहा हम झारखंड जा रहे हैं, यानी एक तरह से सपोर्ट करने। वहीं हेमंत सोरेन का पता नहीं है, बताया जा रहा है कि सड़क मार्ग से जा रहे हैं। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या जांच एजेंसी ईडी, क्योंकि 10 समन जारी हुए हेमंत सोरेन को इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस, क्या जांच एजेंसी ट्रैक कर रही है उनकी हर हलचल को, उनके मूवमेंट को, कि वो सड़क रास्ते झारखंड पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 20 तारीख को यानी कि 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से जो जमीन घोटाला था, आदिवासियों की जमीन और इसके अलावा जो सेना की जमीन पर जो गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुई, उसको लेकर जो घोटाला था, उसको लेकर उनसे पूछताछ की गई। 20 जनवरी के बाद 27 जनवरी को उन्हें 10वां सम्मन भेजा गया और उन्हें 29 से 31 के बीच में समय मांगा गया था। बाकायदा उन्होंने कल का समय दिया। कल ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची, लेकिन वो घर से नदारत थे, घर पर नहीं मिले ईडी की टीम को। लेकिन ईडी का कहना है कि उनको लेकर सामने होंगे ईडी के, इस बारे में भी तो खबर आई थी। जी बिल्कुल, बाकायदा देखिए सीएम हाउस की तरफ से यानी कि सीएम ऑफिस की तरफ से ईडी को एक मेल किया गया। उस मेल में बताया गया कि 31 तारीख को सीएम खुद ईडी का जो रांची के अंदर दफ्तर है वहां पर मौजूद होंगे, ईडी के तमाम सवालों का जवाब देंगे। बाकायदा मेल कर ये जानकारी ईडी को दी गई हेमंत सोरेन के ऑफिस की तरफ से। लेकिन अभी तक खुद हेमंत सोरेन का ईडी को कुछ पता नहीं चल पाया। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कल भी बाकायदा एयरपोर्ट को, रेलवे को जांच एजेंसी की तरफ से अलर्ट किया गया था, जो सड़क मार्ग है उसको भी अलर्ट किया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन फिर भी कुछ भी पता जांच एजेंसी को नहीं चला। अब जो खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन जल्द रांची पहुंच सकते हैं, सड़क के रास्ते वो कल ही निकल चुके हैं और हो सकता है वो जल्द अपने जो करीबी हैं, जो नेता हैं, उनके बीच होंगे। लेकिन ये महज खबर है, जांच एजेंसी का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी अभी तक, ये खबर अभी यानी कि अभी तक पुख्ता जांच एजेंसी के लिए नहीं हो पाई है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है। इसलिए बड़ा सवाल, राजस्थान के स्कूल में हिजाब बैन होगा। स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इससे पहले 2021 में कर्नाटक में इसी तरह का मामला सामने आया था। अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद राजस्थान में भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, कल सैकड़ों मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने में विरोध प्रदर्शन किया था।
उनसे माफी मांगे जाने की बात भी कही गई। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह का विवाद था और राजस्थान में भी अब ये पूरा विवाद सामने आ चुका है। हंगामा बहुत बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में हिजाब को लेकर हंगामा बढ़ गया है। जयपुर के सरकारी स्कूल में हिजाब पर विवाद हो गया है। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम या सालाना कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और हिजाब पहनी बच्चियों को उन्होंने देखा तो सवाल उठा दिए। प्रिंसिपल से कहा ये सब चेंज करवाओ। विधायक के बयान पर छात्राओं ने फिर प्रदर्शन किया। तो क्या राजस्थान में हिजाब पर बैन लगेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बच्चियां सामने आई, एक नेता के सामने आई, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के सामने आई, तो प्रिंसिपल से उन्होंने कहा कि ये सब चेंज करवाओ। हिजाब पर हो रहे हंगामे की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। इस वक्त हालात क्या हैं और इससे पहले सुनिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वो बयान जिसके खिलाफ छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। नारे लगवाए और अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसीपी साहब से बात करके आए। उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो और है ना, हमारी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाइए। उसके आगे एनुअल डे फंक्शन पर बाल मुकुंद आचार्य हमारे स्कूल के अंदर आए थे। हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा था, पर उन्होंने आके हमारे स्कूल के नारे लगवाए और लड़कियों ने जब ना कुछ लड़कियां चुप थी तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज करा ताकि वो लड़कियों ने नारे लगाए और फिर उन्होंने उसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन किया इस घटना को लेकर। दरअसल विधायक आचार्य बाल मुकुंद एक सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर बतौर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहने देख आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले पर उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को भी डांट लगाई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुस्लिम छात्राओं ने कल थाने का घेराव किया और हिजाब पहनने पर आपत्ति जताने पर विरोध जताया गया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। अब देखिए छात्राओं ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। विधायक बाल मुकुंद के खिलाफ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं और इस बीच जब थाने का घेराव किया उसी वक्त की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि छात्राएं बीजेपी विधायक से माफी की मांग कर रही हैं और यहां तक कि प्रशासन को अब 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। हालांकि हिजाब विवाद पर जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, 6 तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में स्कूल में हिजाब बैन होगा। इस पूरे विवाद पर हमने बाल मुकुंद आचार्य से बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू हो। बाल मुकुंद आचार्य ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। कहा बच्चियां स्कूल की हैं या नहीं, मुझे इस पर शक है। एक बार फिर से हिजाब की एंट्री हो चुकी है और इस बार एंट्री हुई है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, आपने आपत्ति जताई है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बच्चियों ने विरोध किया है और थाने के बाहर जो है घेराव भी किया है। कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको गलत तरीके से ले जाके, और वो स्कूल के बच्चे हैं भी कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा अभी, और एक माहौल क्रिएट किया गया है। स्कूल के अंदर वो लोग कहाँ गए थे जब सरस्वती जी की मूर्ति हटा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में प्रार्थना बंद करा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में सरस्वती वंदना बंद करा दी गई थी? वो कहाँ गए थे उस समय जब स्कूल में अजान के टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और सब लोग चले जाते हैं या वहाँ पर कमरों में चालू हो जाते हैं सब लोग करना? ये स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, वहाँ का नियम है, ड्रेस कोड है और उसी के आधार पर सबको स्कूल में आना चाहिए। बच्चों में क्यों वैचारिक मतभेद डाला जा रहा है?
इसके माध्यम से। ड्रेस कोड किस तरीके से होना चाहिए? स्कूल का ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आधी बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का, गुरके में, पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। लेकिन कांग्रेस के विधायक तो कह रहे हैं कि जो हिजाब और बुरके में जो है अंतर नहीं कर पा रहे हैं। विधायक साहब आपके लिए कहा है उन्होंने कहा है कि जो हिजाब होता है वो पूरा ढका हुआ होता है। इस तरीके से विधायक साहब को जाके देखो, विधायक साहब को बोलो कि राजनीति बाद में करो, पहले मौका जाके देखो फिर बोलो, अभी बिना देखे मत बोलो, क्योंकि मैं तो पूरा एनालिसिस करके ही बोलता हूँ। जब मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ और सारे वीडियो मौजूद हैं और वीडियो पूरे चर्चा में चल रहे हैं, तो पहले उनको देखो फिर बोलो कि हम तो दोनों को मिक्सअप चाहते हैं, दोनों में प्रेम भाईचारा चाहते हैं। वो अलग अलग ड्रेस कोड से फिर क्या अलग अलग क्लास करें क्या? उनकी अलग अलग बैठाएं क्या उनको? स्कूल की ड्रेस नहीं है क्या? स्कूल की ड्रेस मिलती नहीं है क्या? स्कूल की ड्रेस पहनने के आने में कहाँ आपत्ति है? बच्चों को तो कोई आपत्ति है नहीं। ये लोग बच्चों को आपत्ति उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं तुम स्कूल ड्रेस में मत जाओ, क्योंकि इनको राजनीति करनी है इस प्रकार की। लेकिन उनका कहना है कि 26 जनवरी को जो आपने किया तो आपने संविधान को तार-तार कर दिया। इस तरीके की जो भाषा का और ये जो आपने बोला है उस वक्त, तो ये सही नहीं है एक विधायक के लिए। क्या बोला उन्होंने तो शायद देखा नहीं होगा। वो उनकी झूठी बातों से मैं फ़र्क नहीं पड़ता मेरे, वो अनगल कुछ भी बोलेंगे मेरे कतई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मौके पे हुआ है वो वीडियो जाके देखें, निकालें, उसके बाद वो बोले। भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है उनको, वंदे मातरम बोलने में उनको आपत्ति है। उनको आपत्ति है वंदे मातरम में? क्या आपत्ति है बताएं जरा, उनको आपत्ति है? जय श्री राम बोलने में तो आपत्ति हो सकती है, वंदे मातरम में आपत्ति है? भारत माता ये धरती माँ और भारतीय देश, इस भारत की, इस धरती की, इस पूरी दुनिया के, इस भारत में रहने वाले लोगों की माँ है धरती, उसकी जय बोलने में कहाँ आपत्ति है? मत बोलो, नहीं बोलना है तो उनको, मैं तो बोलूंगा। जो इस तरीके से मैं तो जय श्री राम भी बोलूंगा, जय श्री बालाजी भी बोलूंगा, भारत माता की जय भी बोलूंगा। जिसको आपत्ति है वो मत बोलो। तो आज के प्रदर्शन के बाद में दोनों विधायक पहुंचे हैं, अमीन कागजी, रफ़ीक खान। उनका ये कहना, बच्चों को हमने समझा बुझा के जो समझाइश करके वहाँ से हटा दिया, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। 2 दिन में दोनों को जवाब दे देंगे बहुत अच्छा सा, आप चिंता नहीं करें। वो जो राजनीति गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, वो जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति उनकी अब चलने वाली नहीं है ज़्यादा। वो जिस प्रकार की हरकतें उन्होंने 5 साल की, अब उनकी होने नहीं देंगे यहाँ पर। और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुकुंद का, आपको बता दें, बाल मुकुंद का समर्थन किया है। हिजाब पर बैन लगना चाहिए, हिजाब बुर्का मुस्लिम देशों में ही अस्वीकार्य। हिजाब और बुर्का, ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे, मैं उसको उचित मानता हूँ। और आपको बताएंगे कांग्रेस ने कैसे इस पूरे मामले का विरोध किया है, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं जयपुर में हिजाब विवाद का ये पूरा मामला है क्या। बीजेपी विधायक दरअसल बाल मुकुंद आचार्य गंगापोल इलाके के सरकारी स्कूल में पहुंचे थे चीफ गेस्ट के तौर पर, और स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहने देखकर विधायक ने आपत्ति वहीं पर ही दर्ज कराई प्रिंसिपल के सामने। बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल के प्रिंसिपल को डांट भी लगाई इस मामले में। प्रिंसिपल से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। विधायक ने यह भी कहा कि भारत माता, सरस्वती माता की जय के नारे भी लगाएं। बाल मुकुंद आचार्य ने बच्चों के साथ जय श्री राम के भी नारे लगवाए। विधायक ने सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड का पालन करने की बात भी कही। सोमवार को कई मुस्लिम लड़कियों ने जयपुर में थाने का घेराव किया था, एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर रही थी ये छात्राएं। पुलिस ने आश्वासन दिया तो फिर वो वापस लौटी हैं, लेकिन छात्राओं का ये जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। ये पूरा विवाद बवाल में तब्दील होता जा रहा है और हिजाब विवाद को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं आचार्य बाल मुकुंद जब पहुंचे चीफ गेस्ट के तौर पर तो उन्होंने क्या देखा और फिर उसके बाद क्या विरोध जताया है। और आचार्य बाल मुकुंद के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक रफीक खान ने कहा माहौल खराब कर रहे हैं बीजेपी विधायक। विधायक अमीन कागजी ने 2 दिन के बाद फिर प्रदर्शन की बात की। ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियां
संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। गणतंत्र दिवस के दिन एक माननीय विधायक जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ, और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। उसमें आप जाकर के और जिस तरह की राजनीति करके जयपुर में संदेश देना चाहते हो, माहौल खराब करना चाहते हैं जयपुर के अंदर। महिलाएं और बच्चियां अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। हम दोनों ने वहां जाके किसी तरह उनको समझा बुझा के घर भेजा। नहीं, ये एक बात सुनिए। ड्रेस कोड सेम है और ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से स्कार्फ और हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसमें कोई काम इस तरह से करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की डिमांड हम करेंगे। मुस्लिम बच्चियां जब कुछ कुरान पढ़ती हैं या कोई मजहबी किताब पढ़ती हैं, तालीम मुस्लिम कल्चर में एक सीधी सी बात है कि जो भी जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप सर ढक के पढ़ाई करी जाती है। ये एक मुस्लिम कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। इन बच्चियों ने अगर सर, हमारा कल्चर है ये, कोई हिजाब कोई नकाब नहीं है, नकाब थोड़ी है, ये हिजाब है। सर ढक के कर रहे हैं, सर ढक के पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मैं तो फिर भी बड़े अदब से कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का एक काम होता है कि सब मजहब धर्म के साथ बच्चों को लेके चले, कि चाहे किसी भी मजहब धर्म की हमारी बहन बेटियां हों, उनकी इज्जत हमारा धर्म है। हम सब लोगों का धर्म है कि हम उनकी इज्जत को बनाए रखें। कांग्रेस विधायक को आपने सुना। और हिजाब विवाद पर भजनलाल सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी। देखिए, ये कार्रवाई की जा रही है भजनलाल सरकार की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजेगा और उसके बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। और बड़ी खबर, जहां हनुमान ध्वज हटाने पर कर्नाटक में कार्रवाई को लेकर खबर आई। आपको बता दें, मांड्या जिले के पंचायत पीडीओ निलंबित कर दिए गए हैं। शेख तनवीर आसिफ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कर्नाटक में हनुमान जी के नाम पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, जिसकी वजह से कर्नाटक के मांड्या जिले का कोराडगोडू गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई के केंद्र में हनुमान ध्वज है। ध्वज को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी जेडीएस आमने सामने हैं। बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हंगामा भी किया गया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। विवाद की शुरुआत 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने के बाद हुई। बाद में देखते देखते घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। हनुमान ध्वज हटाए जाने की घटना पर बीजेपी जेडीएस कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को घेर रहे हैं। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। अब वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। They should have basic common sense. Let them do politics, not on the law of the land. We don't mind. We all respect religion. और इस बीच बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव से आज ईडी पूछताछ करेगी। तेजस्वी सुबह 10 बजे पहुंच सकते हैं ईडी दफ्तर। लैंड फॉर जॉब मामले में सवाल जवाब होंगे। बिहार में सरकार से बेदखल होने के बाद लालू परिवार की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने समन देकर बुलाया है। उम्मीद है कि तेजस्वी पूछताछ के लिए करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। सीबीआई के आरोप मुताबिक लालू यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो उनके कार्यकाल में नौकरी देने के नाम पर जमीन के बदले नौकरी घोटाला हुआ था। इस घोटाले में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से जमीन और प्लॉट रिश्वत के तौर पर लिए गए। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष एकता है, इससे जो सत्ता दल के लोग हैं वो डरते हैं उनकी ताकत से, उनकी एकजुटता से, इसलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। जिनके ऊपर
चारा चोरी का आरोप है, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा बता दिया गया कि इन्होंने चारा चोरी किया, जिसका स्थान जेल में होना चाहिए, वैसे व्यक्ति अगर बिहार के पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो ये दुर्भाग्य है संपूर्ण बिहार का। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं यूसीसी को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा है कि इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये बीजेपी का हथकंडा है। अब यूसीसी की बात भी कर रहे हैं, मसला है केंद्र का, यूसीसी केंद्र लाएगी, राज्य का विषय नहीं है ये, लेकिन ये हमारी राज्य सरकार लाना चाह रही है। देखते हैं ये क्या लाती है और सदन में निश्चित रूप से हमारे विधायक जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखेंगे। और यूपी में राहुल की न्याय यात्रा की एंट्री से पहले बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। क्या 13 फरवरी को अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको राहुल गांधी की न्याय यात्रा और उससे जुड़ी सियासी क्रोनोलॉजी को जानना होगा। सबसे पहले बंगाल को याद कीजिए। 25 जनवरी को राहुल की यात्रा कूच बिहार में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन 24 जनवरी को ममता ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार आने वाली थी, तो हलचल वहां भी शुरू हो गई। 29 जनवरी को राहुल न्याय यात्रा लेकर बिहार के किशनगंज पहुंचे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या ये महज संयोग है कि चाहे ममता हो या नीतीश, दोनों के अलग होने की टाइमिंग न्याय यात्रा की अपने अपने प्रदेश में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले का है? सिर्फ न्याय यात्रा की टाइमिंग ही नहीं, अलग होने की वजह भी लगभग एक जैसी है। अब राहुल की न्याय यात्रा अगले महीने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। माना जा रहा है कि 14 फरवरी को न्याय यात्रा यूपी पहुंच जाएगी, तो क्या उससे एक दिन पहले 13 फरवरी को बंगाल और बिहार जैसा सीन यहाँ भी दिखेगा? क्या अखिलेश यादव भी यात्रा के पहुँचने से एक दिन पहले गठबंधन तोड़ देंगे? अखिलेश पहले कह चुके हैं कि उनको न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला है। वहीं देश के 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 27 फरवरी घोषित कर दी है। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उम्मीदवार 15 फरवरी को नामांकन कर सकते हैं। चुनाव के दिन ही मतगणना भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं महाराष्ट्र में 6, बिहार में भी 6, पश्चिम बंगाल में 5, मध्य प्रदेश में भी 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में भी 4 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा में 3-3 राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा चुनाव पहले ही कर देने का फैसला लिया गया है। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों में से 2 बीजेपी के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास हैं, पर इस चुनाव के बाद सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में हो जाएंगी और इसके लिए मतदान की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वहीं 1 सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। और आतंकी संगठन सिमी पर मोदी सरकार ने फिर से बड़ा एक्शन लिया है। प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।
सरकार ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में शामिल होने की वजह से आतंकवादी समूह सिमी पर लगा प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर 5 साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को लगाया गया था। सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी थे। देश में यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठनों की सूची में 42 आतंकी संगठन शामिल हैं। भारत सरकार ने पिछले साल 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस संगठन पर यूएपीए के तहत 5 साल के प्रतिबंध की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आप कांग्रेस में चुनाव को लेकर गठबंधन भी हुआ है। मेयर चुनाव में गठबंधन का पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है। पहले 18 जनवरी को मतदान होना था, लेकिन फिर ये टला चुनाव और उसके बाद आज अब मतदान होना है। चंडीगढ़ में आज विपक्षी गठबंधन और बीजेपी के बीच पहली चुनावी जंग देखने को मिलेगी। आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दोनों दलों के बीच चंडीगढ़ में पहली बार गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले से हुआ है। दोनों दलों में हुए इस गठबंधन के बाद कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी जसबीर सिंह बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने अपना समर्थन आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार को दिया। अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप का मुकाबला बीजेपी के मनोज सोनकर से है। चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो इसमें कुल 35 पार्षद हैं। इनमें बीजेपी के 14, आप के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का 1 पार्षद है। 1 वोट सांसद किरण खेर का है। ताजा हालातों को देखें तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप में हुए इस गठबंधन के बाद दोनों के पार्षदों की संख्या 20 वोट हो गई। अगर सभी पार्षद अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालते हैं तो वो आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में फिर एक छात्रा ने परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले अपनी जान दे दी। 12वीं क्लास की स्टूडेंट निहारिका सिंह जेईई मेन की तैयारी कर रही थी। देश भर के स्टूडेंट सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को तनाव न लेने की नसीहत दी। पीएम की ओर से इस चर्चा में जब स्टूडेंट्स और पेरेंट को नसीहत दी जा रही थी, तभी राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से एक और स्टूडेंट के सुसाइड की खबर सामने आई। कोटा में जेईई मेन की तैयारी कर रही 12वीं की छात्रा निहारिका सिंह ने सुसाइड कर लिया। आज उसका जेईई मेन का पेपर होना था। उसके पहले उसने ये कदम उठा लिया। छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं जेईई की तैयारी नहीं कर पाई, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। निहारिका सिंह कहाँ की रहने वाली है? बोरखेड़ा। तो कोई पढ़ाई का तनाव था क्या इसको? हाँ, पढ़ाई का तनाव था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस था। कभी बात हुई कि इस तरह की पढ़ाई का तनाव है? पढ़ाई की बोलती रहती थी, वैसे 6, 7, 8 घंटे पढ़ती रहती थी। ऑनलाइन भी क्लास चलती थी, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रहती थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आजा तीनों आ दिया। कल जेईई का एग्जाम था इसका, उसको लेके थोड़ी डिप्रेशन में थी। ये घटना आज हुई की है। और बात अब मौसम की कर लेते हैं। कश्मीर घाटी के 2 जिलों में हिमस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे बहुत भारी है कुपवाड़ा और गांदरबल के लिए। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर इन दिनों रौनक लौट आई है। बर्फबारी शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, गुरेज, बंगस घाटी, जोजिला पास, बांदीपोरा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लोग बर्फबारी का मजा लेने कश्मीर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि कश्मीर घाटी के 2 जिलों में हिमस्खलन की आशंका है। अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा और गांदरबल जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन होने की आशंका है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि समुद्र तल से 2600 और 2800 मीटर की ऊंचाई हिमस्खलन हो सकता है। कुपवाड़ा और गांदरबल में बीते 2 दिनों से अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते काफी लोग यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन के अलर्ट के बाद अगले 2-3 दिनों तक पर्यटकों के पहुंचने की कोई संभावना नहीं है।
और अरब सागर में भारतीय नेवी के बड़े ऑपरेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोमालिया के समुद्री डाकुओं पर भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन। 19 पाकिस्तानी 17 ईरानियों को बचाया। आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के डाकुओं से बचाया। इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, क्या डिटेल इस बारे में? देखिए, करीबन 24 घंटे से कम वक्त के अंदर भी आईएनएस सुमित्रा ने दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया है। खास बात यह भी कि आईएनएस सुमित्रा ने न सिर्फ इससे पहले ईरानियन एक वेसल में से करीबन 17 ईरानियंस को रेस्क्यू कराया था, सैनिटाइज किया था पूरे बोट को, शिप को, और उसके बाद उनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कराया था। लेकिन उसी के बाद थोड़ी देर बाद आईएनएस सुमित्रा ने एक और डिस्ट्रेस कॉल आई, जिसके अंदर एक नईम करके एक फिशिंग वेसल थी, जिसको सोमालिया ईस्ट कोस्ट से रेस्क्यू कराया गया, उसको सैनिटाइज किया गया, जिसमें 19 पाकिस्तानी नेशनल मौजूद। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे इलाके के अंदर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है एंटी पायरेसी को लेकर, वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई अटेम्प्ट देखे जिसे खुद भारतीय वायुसेना नौसेना ने इस तरीके से क्लियर किया, सैनिटाइज किया, शिप्स को बचाया। और अब ये 24 घंटे में आईएनएस सुमित्रा के 2 बड़े ऑपरेशन थे जो सोमालियन कोस्ट के आसपास हुए। शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं। नागपुर में पैरोल पर बाहर आए कैदी की करतूतों ने उसे फिर से जेल पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पहले दोस्त की हत्या कर जेल गया, कुछ सालों बाद पैरोल पर छूटकर बाहर आया। बाहर आते ही परिचित महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म। 4 दिन बाद फिर हवालात पहुंचा आरोपी। ये मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक युवक कुणाल ने 2014 में अपनी दोस्त की हत्या कर दी थी। हत्या का दोषी पाए जाने पर कुणाल को उम्र कैद की सजा हुई थी। बीते 25 जनवरी को कुणाल पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आया। जेल से बाहर आते ही कुणाल ने एक परिचित महिला और उसकी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। एक पीड़ित महिला, उसके मुताबिक जो हमारा रिकॉर्ड पे जरीपटका पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पे जो आरोपी है कुणाल भारत गोस्वामी, उनके ऊपर CR नंबर 60/24, IPC 376, 452, 323, 506B और पोक्सो के अंतर्गत गुना दाखिल किया। अभी वो पुलिस कोठरी में है। महाराष्ट्र के नागपुर में कैस्ट्रोल और TV9 नेटवर्क की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रक चालकों को तकनीक प्रशिक्षण के साथ साथ आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। कैस्ट्रोल और TV9 नेटवर्क की इस मुहिम में ट्रक चालकों को नई तकनीक से बने ट्रक की क्या खासियत है, इसके बारे में बताया गया। उन्हें ऑडियो वीडियो के माध्यम से नई चीजें समझाई गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए भी प्रशिक्षित किया गया। हमारे साथ है सुखी और दुखी। ये दुखी है, ये हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। वैसे है बड़े मेहनती, पर इनकी मेहनत का इन्हें फल नहीं मिलता जिसके ये हकदार है, क्योंकि इनके पास सही जानकारी और सही दिशा नहीं है। और दूसरी जगह मैं सुखी राम, हमेशा सुखी रहता हूँ। इसके साथ ही सभी चालकों और उनके साथियों के आंखों की जांच से लेकर उनका BP चेक किया गया। इस मुहिम में काफी संख्या में चालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अभियान के लिए आभार जताया। ट्रक चालकों का कहना है कि इस मुहिम से उन्हें नई चीजों के बारे में जानकारी मिली, जो काफी फायदेमंद है। कैस्ट्रोल वालों ने किए बहुत अच्छा किया ड्राइवरों के लिए। इससे कई चीज़ें पता लगती है कि गाड़ी का मेंटेनेंस सही होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, रोड एक्सीडेंट कम होने चाहिए,